डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बिल्कुल मज़े में है। मज़े में तो रहना ही है, पर मज़े में रहने के साथ साथ बेटा पढ़ाई को भी जो है टैकल करना है अपन को, वरना अपन जो है नीट की रेस में पीछे रह जाएंगे यार। पीछे थोड़ी रहेगा मेरा बेटा, बिल्कुल नहीं रहेगा यार। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे बेटा अपन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कंटेंट्स की जो अपन बात करते हैं बेटा, तो अपन को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। पहले अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए को देखेंगे, और फिर देखेंगे कि जो सर्च थी जेनेटिक मटेरियल की कि डीएनए है कि आरएनए, वो पता लगेगी। आरएनए वर्ल्ड की बात करेंगे, आरएनए के बारे में काफ़ी चीज़ें बात होगी। रेप्लिकेशन की बात करेंगे डीएनए की, ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे डीएनए से आरएनए बनने की, जेनेटिक कोड की बात करेंगे, ट्रांसलेशन की बात करेंगे बेटा, और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ बेटा क्लाइमेक्स हो जाएगा इस चैप्टर का। शुरुआत करने वाले अपन पहले टॉपिक के साथ। अगर अपन देखें बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, तो न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स जाने जाते हैं जेनेटिक मटेरियल के। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर बच्चे। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है सब वायरसेस का। आरएनए मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर्स में, एमआरएनए की तरह काम करता है आरएनए। जो यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर दिखा रखा है बेटा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का कंबाइंड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अपन देखने वाले हैं। पहला टॉपिक अपने सामने आ चुका है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। और डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। कहने का मतलब ये भी पॉलीमर्स हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा बेटा पेंटोज शुगर होती है, आरएनए के अंदर राइबोज होती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होती है, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तीनों को मिला के एक सिंगल यूनिट बनती है बेटा किसकी, एक न्यूक्लियोटाइड की। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अब देख रहे हैं अपन नाइट्रोजन बेसिस को। सबसे पहले नाइट्रोजन बेसिस की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन होंगे बेटा एडेनाइन और ग्वानिन, पायरिमिडिन में आएंगे साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। अगर अपन बात करें बेटा डीएनए की, तो डीएनए में बेटा बात करें कि वहां पे आरएनए की, तो आरएनए में जो है थायमिन, वहां पे जो है यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आरएनए में थायमिन नहीं होता, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है थायमिन के बेस पे। यही डीएनए और आरएनए का डिफरेंस है। अगर अपन बात करें प्यूरिन का, तो ऐसे ही रख सकते हैं बेटा, आग लगेगी पूरी एडिनाइन और ग्वानिन, और कट बेटा लगेगा तो त्राहिमाम, और अपन जाएंगे बेटा माँ जो अपनी प्यारी है उसके पास जाएंगे वहां पे। तो जो पायरिमिडिन से वो बेटा कट लगाते हैं, और प्यूरिन्स में तो आग पूरी लगेगी। इस तरीके से याद रखा जा सकता है बेटा इनको। यूरासिल एब्सेंट होता है डीएनए के अंदर बट प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। यूरासिल की जगह बात करें थायमिन प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। थायमिन जो है एब्सेंट होता है आरएनए के अंदर, प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। वही सेम बात हो गई यार, वाइस वर्सा वाली बात है। एरविन चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग डीएनए के अंदर द प्रोपोर्शन ऑफ एडिनाइन इज इक्वल टू थायमिन एंड द प्रोपोर्शन ऑफ जी इज इक्वल टू सी। तो ए प्लस जी इक्वल्स टू टी प्लस सी, और अपॉन में अगर इसको ले आएंगे बेटा तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है। प्रोपोर्शन का मीनिंग ये है बेटा कि a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल्स टू 1 हो जाता है। समझ में आया? ये इधर आ जाएगा तो बेटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये उधर चला गया तो इसकी इक्वल हो गया वहां पे। तो एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन का जो अमाउंट है वो पायरिमिडिन की इक्वल रहता है वहां पे डीएनए के अंदर। एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो लिंक रहता है पेंटोज शुगर से बेटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। एक नाइट्रोजनस बेस लिंक होता है पेंटोज शुगर से एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। क्वेश्चन पूछा गया है ये। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर को मिला के अपन न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अगर अपन बात करें कि वहां पे पायरोमिड जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, एडिन जो वहां पे बात करें कि वहां पे एडिनोसाइन है, तो वहां पे क्या हुआ कि एडिनोसाइन, जैसे यहाँ पे आपके सामने एडिनिन है और एडिनिन के साथ बेसिकली बात करें तो वहां पे अपन ने किसको जोड़ दिया बेटा, पेंटोज शुगर को जोड़ दिया। तो एडिनिन के साथ पेंटोज शुगर जुड़ने से एडिनोसाइन हो गया वो। ग्वानिन के साथ पेंटोज शुगर जुड़ने से ग्वानोसाइन हो गया वो। और बात करें अपन वहां पे साइटोसिन के साथ जो है पेंटोज शुगर जुड़ने से साइटिडाइन हो गया वो। इसी तरह से यूरासिल के साथ जुड़ने से यूरिडाइन हो गया वहां पे। अगर अपन बात करें यहाँ पे पेंटोज शुगर कौन सी जुड़ी है, अगर पेंटोज शुगर यहाँ पे राइबोज शुगर है तो फिर बेटा वो साइन ये हो जाएंगे। और अगर पेंटोज शुगर वहां पे बात करें कि डीऑक्सीराइबोज है तो फिर वो डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ग्वानोसाइन और डीऑक्सी साइटिडाइन, डीऑक्सी थायमिडिन वहां पे हो जाएंगे। ये पेंटोज शुगर है बेटा, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है जिसके साथ नाइट्रोजन बेस वहां पे आके जुड़ जाएगा। तो ये एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये वाला, जिसके थ्रू फर्स्ट कार्बन के साथ एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बढ़ाता है। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
ठीक है। एडिनोसाइन देखिए आप, एडिनिन ने बना रखा, नाइट्रोजनस बेस ने बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ। थाइमिडिन ने बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। साइडिन में बॉन्ड बना रखा है साइटोसिन ने, और यहाँ पे ग्वानिन ने बॉन्ड बना रखा है पेंटोस शुगर के साथ। तो इसी तरीके से वहां पे स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोसाइड का। नाइट्रोजनस प्लेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप अगर लग जाए तो बेटा वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। तो पूरा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने के बाद आया है। अगर राइबोस शुगर है तो न्यूक्लियोटाइड, अगर नहीं है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। वहां पे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होते हैं 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तभी वो मिला के डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और इसी तरह ऐड होते जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। तो बात करें कि वहां पे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है बेटा वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, याद रखेंगे यहाँ पे। और इसी तरह फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होते होते वो पूरा वहां पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है 5th कार्बन के साथ, पेंटोस शुगर के 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड बनाता है, जिसको बात बोलते हैं अपन वहां पे बेसिकली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन फॉस्फेट। थाइमिडिन ने देखो आप, थाइमिडिन ने बॉन्ड बनाया थाइमिडिन फॉस्फेट। साइडिन ने डीऑक्सी साइडिडाइन फॉस्फेट, और ग्वानोसाइन ने यहाँ पे डीऑक्सी ग्वानोसाइन फॉस्फेट। अब बात कर रहे हैं अपन डीएनए की बेटा। तो डीएनए को फ्रेडरिक मिशन ने 1869 के अंदर आइडेंटिफाई किया था और न्यूक्लियन नाम दिया था। बाद में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। और इनके अकॉर्डिंग डबल हेलिक्स मॉडल में बात करें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन वहां पे होती है। डबल हेलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन वहां पे होती है जो आपस में लिंक रहती है, और बात करें कि वो स्पाइरल फैशन में वहां पे होती है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की पूरी वहां पे चेन होती है डीएनए की। किसने दिया था बेटा ये? लेंथ ऑफ डीएनए इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। मतलब उस डीएनए की लेंथ कितनी ज्यादा होगी, ये उसके न्यूक्लियोटाइड कितने प्रेजेंट है उसके बेस पे है वहां पे। जैसे बात करें बात करें 5174 या बैक्टीरियोफेज जो वहां पे मौजूद है, उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर बेटा 48502 बेस पेयर्स होते हैं वहां पे, और ई कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं। जो ह्यूमन डीएनए उसके एन हैप्लॉइड कंटेंट के अंदर बेटा 3.3 होते हैं, और टोटल वहां पे होता है 6.6 × 10⁹ तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी। बेस पेयर्स के नंबर पूछे गए हैं बेटा हर बार एग्जाम के अंदर। बात करें जो 5174 है उसके 5386, बैक्टीरियोफेज का 48502, और जो ई कोलाई का 4.6 × 10⁻⁶, और हैप्लॉइड कंटेंट जो है 3.3 × 10⁹, और यहाँ पे 6.6 का डबल कर देना है आपको 2n कंटेंट। सेलिएंट फीचर्स देखते हैं अपन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के। पहला है उसका सेलिएंट फीचर, कहने का मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डबल हेलिक्स मॉडल के। इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। अगर अपन बात करें वहां पे तो न्यूक्लियोटाइड बेस, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेस की जो पूरी चेन है वहां पे बनी होती है। और बात करें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन वहां पे, और बैकबोन किसने बना रखी है? शुगर और फॉस्फेट ने बना रखी है। अंदर वहां पे आपको बात करें कि आपको नाइट्रोजन बेसिस देखने को मिलेंगे एक दूसरे से कनेक्टेड। टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है दोनों चेन्स की। अगर एक 5' to 3' चल रही है तो एक 3' to 5' चल रही होगी बेटा वहां पे, तभी बॉन्ड बन पाता है वहां पे नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू H बॉन्ड्स। और दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो वहां पे सीढ़ियां बना रहे हैं, स्टेट्स बना रहे हैं जो, और वो बना रहे हैं बेटा वहां पे नाइट्रोजन बेसिस, और बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनके बीच में, वही वहां पे सीढ़ियां बना रहे हैं। तो एडेनिन दो बॉन्ड बना के थाइमिडिन के साथ वहां पे जो है बॉन्ड बनाता है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 बॉन्ड बना के वहां पे जुड़ता है। प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पायरिमिडिन। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के अपोजिट आता है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है बेटा, चेंज नहीं होती। दोनों चेन्स जो है कोइल्ड होती है राइट हैंडेड फैशन में। राइट हैंडेड फैशन मतलब क्लॉकवाइज की बात कर रहा है बेटा वहां पे। द पिच ऑफ द हेलिक्स देखें अपन, पिच का मतलब होता है बेटा दो स्टेट्स के बीच का डिस्टेंस। 3.4 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं अपन, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्न 10 होते हैं। तो हर के बीच में बात करें 3.4, तो पूरा वहां पे जो पूरा लेंथ हो गया 10 के बीच में, तो हेलिक्स लेंथ कितनी हो गई बेटा? 34 एंगस्ट्रॉम वहां पे हो गई। डिस्टेंस एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर होता है वहां पे, ठीक है। 0.34 नैनोमीटर बोल रहे हैं या 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल रहे हैं, ये डेटा याद रखना है आपको। इन 3.4 को जब 10 से इंटू करेंगे तो पूरी हेलिक्स लेंथ आ जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम वहां पे आपके सामने मौजूद है बेटा। देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, और पेंटोस शुगर यहाँ पे है। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे है, पेंटोस शुगर यहाँ पे बैकबोन बना रहे हैं, और ये नाइट्रोजन बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से वहां पे जुड़ रहे हैं बेटा।
ये देखिए आप यहाँ पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, नाइट्रोजन बेसेस हैं, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, और ये आके इससे जुड़ जाएंगे बेटा, और जैसे आके जुड़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे वहाँ पे। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये शुगर फॉस्फेट की बैक बॉन्ड है, और ये बेटा वहाँ पे थायमिडिन ने एडेनिन के साथ 2 और साइटोसिन ने ग्वानिन के साथ वहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं। लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर्स। अगर अपन को लेंथ पता लगानी है डीएनए की, तो हर बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, जैसे अपन ने देखा 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम, और नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने टोटल 10, तो 3.4 को इंटू कर दिया 10 से, तो पिच की लेंथ आ गई पूरी वहां पे, लेंथ ऑफ हेलिक्स आ गई 34 एंगस्ट्रॉम आ गई। ऐसे ही वहां पे बात करें कि लेंथ ऑफ डीएनए कितनी होती है बेटा, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, डिस्टेंस कितना 0.34 इंटू 10⁹ मीटर या 0.34 नैनोमीटर बोल सकते हो आप इसको। जो लेंथ ऑफ डीएनए होती है ह्यूमन में वो 6.6 इंटू 10⁹ होती है, और बात करें नंबर ऑफ बेस पेयर इतने होते हैं, और उसमें इंटू कर देंगे अपन 0.34 इंटू 10⁻⁹ को, तो लेंथ निकल के आएगी 2.2 मीटर बेटा। ई कोलाई के अंदर लेंथ ऑफ डीएनए 1.36 मिलीमीटर होती है, ठीक है। तो अपन बात करें उसके अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने देखने को मिलेंगे, 4.10⁻⁶ बेस पेयर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी सेल को उठा के कि उसके अंदर लेंथ ऑफ डीएनए निकालिए, तब तो आपको उसके बेस पेयर्स गिवन होंगे और उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन होगी, तो आप निकाल लोगे। पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि लेंथ ऑफ डीएनए तो ये है और उन दोनों के उसके हर एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस ये है, तो पता लगाइए कि उसमें कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो इस फॉर्मूले का उल्टा कर दोगे, डिवाइड कर दोगे आप उसको, तो डिवाइड कर दोगे तो वहां पे वो लेंथ आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इफ द एडिनाइन कंटेंट इन ए डीएनए सेगमेंट इज 22%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। अगर एडिनाइन कंटेंट एक डीएनए के अंदर बेटा वहां पे 22% है। अब आप जानते हो वहां पे कि एडिनिन, ये चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल से क्वेश्चन आया है बेटा आपके सामने, तो वहां पे क्या है A प्लस जी, ठीक है, इक्वल्स टू T+C वहां पे इक्वल होता है उसका, तो एडिनाइन का वहां पे 22% है, ठीक है। तो बात करें अपन वहां पे जो है ग्वानिन का वहां पे परसेंटेज क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो A+G इक्वल्स टू T+C होता है, और अगर अपन बात करें तो A+G/T+C कर देंगे इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू 1 होने के बाद अपन देख सकते हैं कि वहां पे 22% अगर एडिनिन है, तो बाकी का जो बात करें वहां पे 28% जो हो जाएगा, वहां पे 50-50% का रूल है बेटा, तो वहां पे बात करें कि वहां पे 28% का हो जाएगा ग्वानिन हो जाएगा, क्योंकि बाकी साइटोसिन और थायरोसिन जो थायमिडिन है वो बिल्कुल वहां पे इक्वल होंगे 50% के आसपास। If the length of a DNA segment is 2 cm, the number of nucleotides present in it is। अगर एक लेंथ, अब मैंने कहा था आपको लेंथ अगर गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो आप बेसिकली बात करें 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है वहां पे, इसको आप अगर कन्वर्ट कर सकते हैं नैनोमीटर, पहले मीटर ऑफ ए मीटर से नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको बेटा, कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, और आंसर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट का बेसिकली यहाँ पे चला जाएगा जो है बेसिकली 10 × 10⁹। ऑड मैन आउट आपको निकालना है, एडिनोसाइन, साइटोसिन, ग्वानोसिन और डीऑक्सीसाइटिडिन। अगर अपन बात करें कि इसमें से ऑड क्या है, एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, साइटोसिन एक न्यूक्लियोसाइड, साइटोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, और ग्वानोसाइन भी एक न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सीसाइटिडिन एक डीऑक्सी, इसमें राइबोज शुगर नहीं है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और एक ही क्या है बेटा न्यूक्लियोटाइड है, बाकी सब न्यूक्लियोसाइड है, तो ये ऑड मैन आउट हो गया। पैकेजिंग देखते हैं, पैकेज कैसे होता है, 2.2 मीटर का डीएनए एक सेल के अंदर किस तरह से पैकेजिंग होती है डीएनए की। प्रोकैरियोट्स जैसे कि इकोलाई के अंदर बेटा डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता थ्रू आउट द सेल, डीएनए के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटीन्स जिसके ऊपर वो लिपटता है बेटा उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मिला के उनको न्यूक्लियोइड कह देते हैं अपन। न्यूक्लियोइड्स के अंदर बेटा बात करें तो वहाँ पे एक सेट होता है पूरा पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स का, जिनको अपन स्टोन्स कहते हैं। डीएनए एसिडिक होता है, ध्यान रखेंगे, और नेगेटिवली चार्ज होता है, तो पक्की बात है कि उस नेगेटिवली चार्ज को अपन नेगेटिव चार्ज पे नहीं कर सकते, उसको बेटा पॉजिटिव चार्ज पे ही अट्रैक्ट करा के वहां पर लपेटना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं उनको अपन स्टोन्स कहते हैं। स्टोन्स रिच होते हैं पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड्स रेजिड्यूज में, जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8 स्टोन्स मिला के बेटा वहां पे स्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। H1 डीएनए जो है वो लिंकर डीएनए का काम करता है, बाकी H2A, H2B, H3 और H3 की 2 कॉपीज, ठीक है, और H4 की 2 कॉपीज, ठीक है, और H2 H2B की भी 2 कॉपीज। तो वहाँ पे 8 हेक्टोमर ऑक्टामर होता है पूरा, 8 न्यूक्लियोटाइड का ऑक्टामर होता है पूरा वहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस का। देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए लिपट रहा है बेटा, हिस्टोन ऑक्टामर यहाँ पे है पूरा बेसिक है ये, और H1 स्टोन वहाँ पे है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped अराउंड स्टोन ऑक्टामर टू गिव न्यूक्लियोसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं बेटा।
टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर। जितना भी डीएनए यहाँ पे लिपट रहा है उसके बेस पेयर जब अपन ने गिने तो उसमें 200 बेस पेयर लिपटते हुए दिखाई दिए बेटा अपन को। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इन ह्यूमन, अब 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं, एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड 200 बेस पेयर लिपट रहे हैं, तो बेटा 3.3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम आपको देखने को मिलेंगे एक ह्यूमन डीएनए को आसपास अपने लिपटाते हुए। न्यूक्लियोसोम्स में बेटा बात करें कि वहां पर रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो पूरी न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट्स, एक न्यूक्लियोसोम दूसरा न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम दूसरा न्यूक्लियोसोम मिलके पूरा एक यूनिट बनाते हैं जिसको अपन क्रोमेटिन कहते हैं बेटा। यही क्रोमेटिन फाइबर आगे जाके जब कंडेंस होता है तो न्यूक्लियो वहां पे क्रोमोसोम बना लेता है। तो क्रोमेटिन थ्रेड जैसा नजर आता है बेटा, उसको जब स्टेन किया जाता है तो वहां पे आराम से आपको दिखाई देगा वो, और न्यूक्लियोसोम्स दिखाई देंगे उसके अंदर बीड्स ऑन स्ट्रिंग के फॉर्म में, जैसे मोतियों की माला होती है धागा और बीच बीच में बेटा उसमें मोती होते हैं, ऐसे ही आपको न्यूक्लियोसोम वहां पे दिखाई देंगे। क्रोमेटिन इज पैकेज्ड क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन पैक होके क्रोमेटिन फाइबर कॉइल्ड होके बेटा और कंडेंस होके मेटाफेज स्टेज के अंदर क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई देते हैं। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब इसके भी आगे अगर आपको चीज को फोल्ड करना है, क्रोमेटिन फाइबर को क्रोमोसोम फॉर्म में लाना है, तो फिर आपको नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि यूकेरियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर की जो अपन बात करें तो उसके दो एरियाज अपन को देखने को मिलते हैं। पहला एरिया है यूक्रोमेटिन। अगर यूक्रोमेटिन देखने को मिल रहा है तो लूजली पैक्ड देखने को मिलेगा और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मतलब वहां का जो डीएनए है वो एक्टिवली वहां पे आरएनए बना रहा होगा बेटा। और बात करें वहां पे क्रोमेटिन जो है एक्टिवली स्ट्रेन हो जाएगा, वहां पे दिख जाएगा आपको आसानी से। जो हेटेरोक्रोमेटिन है बेटा दूसरा एरिया है, ये है उसी क्रोमेटिन पार्ट का, डेंसली पैक्ड होता है बेटा और इनएक्टिव रीजन है क्रोमेटिन का। ये स्टेन होता है डार्क, ठीक है, जैसे स्टेन करेंगे तो डार्क फॉर्म में नजर आएगा अपन को ये। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब हमें टॉपिक देखना है बेटा कि जेनेटिक मटेरियल की सर्च कहां से हुई थी, शुरुआत कहां से हुई, सब लोगों ने कैसे पता लगाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है किसी भी सेल का, कैसे पता लगाया, देखते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगाया है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है इसको। इन्होंने क्या करा था कि यूजिंग माइस एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, माइस को यूज करा था बेटा, व्हाइट माइस को, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया को यूज किया था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन होते हैं बेटा, एक स्मूथ स्ट्रेन होता है, एक रफ स्ट्रेन होता है। स्मूथ स्ट्रेन के ऊपर कैप्सूल होता है ग्लाइकोजन का, इसलिए वो वायरुलेंट होता है बेटा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो। हैज म्यूकस पॉलीसेकेराइड्स कोट कॉज न्यूमोनिया, निमोनिया कॉज करता है। आर स्ट्रेन जो है नॉन वायरुलेंट है, निमोनिया कॉज नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस की कोट नहीं होती। देखते हैं क्या कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किया कि पहले तो उन्होंने एस स्ट्रेन लिया जो कि वायरुलेंट स्ट्रेन है, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया बेटा, माइस मर गया वहां पे, ठीक है। फिर उन्होंने आर स्ट्रेन को लिया और उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माउस हेल्दी रहा क्योंकि वो वायरुलेंट नहीं था, डिजीज वो कॉज नहीं कर सकता था। एस स्ट्रेन को उन्होंने हीट किया, हीट करने से उसका जो बेटा जो उसका ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल था वो टूट गया तो बेटा वो भी नॉन वायरुलेंट हो गया। जब उन्होंने उसको फिर एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माउस को कुछ नहीं हुआ, वो मस्त रहा। फिर उन्होंने क्या जो एस स्ट्रेन को उन्होंने बॉयल किया था या हीट किया था, उस एस स्ट्रेन के साथ उन्होंने आर स्ट्रेन को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद वापस से माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो वहां पे जो माइस था बेसिकली वो फिर वहां पे जो है मर गया वहां पे बेसिकली। तो देखा गया कि यार ऐसा क्या हुआ कि जब मैंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया तो माइस मर गया, जबकि आर स्ट्रेन तो नॉन वायरुलेंट था, फिर भी ऐसा क्या हुआ। He concluded that some transforming principle transferred from the heat killed SR strain to R strain and R strain becomes S strain। उन्होंने ऐसा कंक्लूजन दिया कि भाई साहब कुछ तो ऐसा गड़बड़ है दया, क्या कि भाई साहब हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से कुछ ऐसा निकल के आर स्ट्रेन में चला गया जिसने आर स्ट्रेन को बदल दिया। अरे बदलाव आ गया उसकी जिंदगी में और वो भी घातक सिद्ध हुआ बेटा माइस इसके लिए, और वहां पे माइस को मार दिया उसने वहां पे। ये एक्सपेरिमेंट तो उनका था। दूसरा एक्सपेरिमेंट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को वहां पे बायोकेमिकल तरीके से किसने समझाया, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड और मैकलिन मैककार्टी ने वर्क किया उसके ऊपर और उन्होंने बायोकेमिकल नेचर समझाई उसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, ठीक है। उन्होंने बताया कि उस बायोकेमिकल प्रिंसिपल को जब उन्होंने प्रोटीन, डीएनए और आरएनए के फॉर्म में प्यूरिफाई किया बेटा, तो किससे, हीट किल्ड एस सेल्स से, ये देखने के लिए कि भैया
किसने ट्रांसफॉर्म कर दिया आर सेल्स को एस सेल्स के अंदर? तो उन्होंने डिस्कवर किया कि डीएनए अलोन इज ट्रांसफॉर्म, डीएनए ही वहां पे ट्रांसफॉर्म हुआ था। प्रोटीजेज आरएनएजेज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीजेज और आरएनएज तो देखने को ही नहीं मिली उसके अंदर। डाइजेशन विद डीएनएजेज इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। डाइजेशन जब उस मटेरियल को निकाला उन्होंने और डीएनएजेस के साथ उसका डाइजेशन किया तो वो डाइजेस्ट हो गया मटेरियल। डाइजेस्ट होने से उन्हें पता लगा कि यार जिस एंजाइम ने डाइजेस्ट किया वो डीएनएजेस है, तो इसका मतलब ये जेनेटिक मटेरियल भी यहाँ पे डीएनए ही है बेटा। देख सकते हो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली बैक्टीरियोफेज लिया उन्होंने, एक बैक्टीरियोफेज लिया जिसके अंदर रेडिएक्टिव S35 लेबल प्रोटीन कैप्सूल था और एक रेडिएक्टिव लेबल डीएनए लिया जिसमें फास्फोरस 32 डीएनए, जिसमें डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है और सल्फर प्रोटीन के अंदर होता है। अब उन्होंने क्या किया, दोनों वहां पे बात करें कि इकोलाई बैक्टीरिया को वहां पे उन्होंने जो है इन्फेक्ट किया। तो जैसे इन्फेक्ट किया दोनों से किया, ठीक है, S35 वाले से भी किया और P32 वाले से भी किया, यहाँ पे S35 वाले से किया और P32 वाले से किया। तो उन्होंने देखा कि जब उस कैप्सूल को जिन्होंने P32 वाले S35 वाले से किया था तो उनको नो रेडिएक्टिव S35 डिटेक्टेड इन द सेल्स। S35 हमको दिखाई नहीं दिया सेल्स के अंदर, बस P32 S35 का रेडिएक्टिव डीएनए किसमें दिखाई दिया, प्रोटीन कोट के अंदर दिखाई दिया उनको। और यहाँ पे P32 का जो बिल्कुल डीएनए था वो किसके अंदर दिखाई दिया बेटा, बॉडी उसके खुद के डीएनए के अंदर दिखाई दिया। और बात करें सुपरनेटेंट के अंदर वहां पे कोई S35 दिखाई नहीं दिया। तो ये दर्शाता है कि भैया डीएनए के साथ कौन मिक्स हुआ, फास्फोरस जाके मिक्स हुआ, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कौन हुआ, डीएनए ही हुआ वहां पे। हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था बेटा। हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट ने क्या कंक्लूजन दिया, वहां पे दो प्रिपरेशंस करी उन्होंने बैक्टीरियोफेज की। पुट इन मीडियम कंटेनिंग रेडिएक्टिव सल्फर, उन्होंने बैक्टीरियोफेज को उसमें डाला जिसमें S35 था, ठीक है। प्रोटीन वर लेबल विद S35 इन्फेक्ट इकोलाई, उस बैक्टीरियोफेज से उन्होंने इकोलाई को इन्फेक्ट किया। इकोलाई को जब इन्फेक्ट किया तो बेटा वहां पे थोड़ा सा ब्लेंडिंग करी उन्होंने, और ब्लेंडिंग करने के बाद उन्होंने सेपरेट किया, ठीक है। तो वहां पे देखने को मिला कि जो हैवियर बैक्टीरियल सेल्स थे उन्होंने नीचे बॉटम में एक पैलेट बना ली और उनके अंदर आपको S35 देखने को मिला प्रोटीन कोट के अंदर, ना कि डीएनए के अंदर। और उन्होंने एक मीडियम जिसके अंदर बेटा रेडिएक्टिव P32 था उसमें जो है बेसिकली वहां पे डीएनए को लेबल कर दिया P32 से, इन्फेक्शन किया। तो वो P32 उन्होंने किसका डीएनए लेबल किया था, बैक्टीरियोफेज का, पर वो P32 उसको किसको देख के अंदर देखने को मिला, उनको ई कोलाई के सेल्स के अंदर देखने को मिला। तो ये पता चला कि P32 निकल के वायर बैक्टीरियोफेज से निकल के कहां चला गया बेटा, इकोलाई बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर चला गया और उसने उसको इन्फेक्ट कर दिया वहां पे। सुपरनेटेंट कंटेन उन्होंने क्या फाउंड किया कि सुपरनेटेंट कंटेन्स वायरल प्रोटीन लेबल्ड विद S35, जो ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन किया था तो प्रोटीन कोड तो S35 के साथ मिला उनको वहां पे, वहां का डीएनए प्रोटीन के साथ फास्फोरस के साथ मिला ही नहीं उनको। और जो दूसरा जो सैंपल था उसके अंदर उनको P32 डीएनए के अंदर मिला वहां पे और S35 उनको मिला ही नहीं वहां पे। तो बेसिकली ये कंक्लूजन दिया उन्होंने कि वो P32 डीएनए का कंपोनेंट था और वही ट्रांसफर हुआ है, तभी तो गया, वो अपने आप कैसे चला गया वहां पे। हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो इससे ही कंक्लूजन निकाला अपन ने कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी, बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशन करने के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होना चाहिए वो, ठीक है। केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। अब आरआरएनए केमिकली स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है बेटा। प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, बेटा इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है और उसके लिए भी स्कोप होना चाहिए। तो डीएनए स्कोप प्रोवाइड करता है म्यूटेशन के लिए, आरएनए भी करता है, पर वो बहुत ज्यादा फास्ट करता है तो वो स्टेबल नहीं है। बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला डीएनए ही है बेटा। डीएनए से बेटर जेनेटिक मटेरियल कैसे है आरएनए से, वो देखते हैं। डीएनए जो है उसके 2 स्ट्रैंड जो है अगर सेपरेट कर दिए जाएं बेटा तो वापस से आ जाते हैं जब सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आरएनए के अंदर सेकंड OH ग्रुप प्रेजेंट है आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड पे, वो आरएनए को डिग्रेडेबल बना देता है, वो वापस आने देता ही नहीं है। डीएनए लेस रिएक्टिव है और मोर स्टेबल है। थाइमिन की जगह, थाइमिन इंस्टेड ऑफ यूरासिल, यूरासिल की जगह थाइमिन है डीएनए के अंदर जिसको ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। और आरएनए के अंदर बेटा आरएनए जो है कैटालिटिक है, ये तो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है और रिएक्टिव है और अनस्टेबल है वहां पे क्योंकि यूरासिल प्रेजेंट है। डीएनए के अंदर म्यूटेशन स्लो होता है तो टाइम लगता है, आराम से होता है, दिखता है वो। और आरएनए के अंदर बहुत फास्ट होता है, अभी हुआ और अभी हुआ। कोरोना वायरस के अंदर जो आरएनए है उसके अंदर कितना फास्ट म्यूटेशन हो रहा है पता ही नहीं लगता बेटा।
बेटर फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। इसलिए बेटा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए रखने के लिए ज्यादा सुटेबल है। आरएनए जो है ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा सुटेबल है क्योंकि जल्दी ट्रांसफर होता है, रिएक्टिव है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के अंदर व्हेन द बैक्टीरिया वाज हीट किल्ड एटलीस्ट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए डिड नॉट डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। वो इसीलिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहलाया वहां पे क्योंकि उसकी हीट किल्ड स्ट्रेन के भी निकल के डीएनए कहां चला गया, आर स्ट्रेन के अंदर चला गया, उसकी प्रॉपर्टी वहां पे डिस्ट्रॉय नहीं हुई। आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट करता है बेटा, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, अल्फा बैक्टीरियोफेज, ये सब जो है बहुत इनका लाइफ स्पैन बहुत जल्दी इवॉल्व होता है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन के लिए सिंथेसिस के लिए कोड कर देता है, तो इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है कैरेक्टर्स के अंदर। डीएनए आरएनए पे डिपेंडेंट है, डीएनए पहले ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। तो ऐसा नहीं कि किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है बेटा। आरएनए वर्ल्ड की जब अपन बात करते हैं तो आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था इस धरती पे डिस्कवर होने वाला। एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब आरएनए के आसपास होती हैं। इट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट। जेनेटिक मटेरियल किसमें करता है, वायरसेस के अंदर। इट इज रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, ये रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी। जब ये अनस्टेबल था तो फिर ज्यादा स्टेबल चीज बाद में इवोल्यूशन के दौरान आई कि भैया डीएनए को लाओ, ये तो बहुत स्टेबल है। तो ये अपन ने बात करी बेटा यहाँ पे कुछ टॉपिक्स की, समझा चीज़ों को कि कैसे डीएनए की डिस्कवरी हुई, कैसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वगैरह के एक्सपेरिमेंट देख के पता लगाया कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है। ये अपन ने बात करी। अगला जो अपना सेशन रहेगा बेटा वो भी इसी को कंटिन्यू करते हुए रहेगा। बहुत सारी बातें अभी अपन को करनी है, बहुत सारी चीज़ें अपन को देखनी है, वो सब देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।